कि इंडस्ट्री से जीत कर कोई नहीं गया। तो मेरी मुलाकातें रही हैं, अच्छी मुलाकातें रही हैं और वैसे समय में भी रही हैं जब उनके पास काम नहीं था, लेकिन वो इतना रिपीट हो चुके थे ना, उस तरीके का काम हो चुका था। आपने पुष्पा 2 का जिक्र किया, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को हिंदी बोलने नहीं आती, क्यों बोला? क्या प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर? चल, भारत में हिंदी फिल्में नहीं चलती है। अब नाम लेना गलत हो जाएगा, लेकिन कार्तिक के साथ पिछले दिनों में जो हुआ दोस्ताना के बाद, एक इंटरव्यू जिसमें अमिताभ बच्चन नहीं थे। आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा, ऐसे बात, आमिर से बहुत अच्छी दोस्ती रही है हमारी। हमने कहा, अजय जी आप जानते हैं जब सूर्या राय के साथ जो हुआ, जो शाहरुख के साथ तो कई सारे इंटरव्यू हैं ऐसे, और लंबे लंबे इंटरव्यू हैं। शाहरुख के साथ सबसे अच्छी बात है, आए गए हुए हैं, अभिषेक बच्चन ने दूर से देख लिया, अरे अजय जी आप भी आए हुए हैं। सलमान की जो मेरा ऑब्जर्वेशन अब मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं है। पहली अभी तक नहीं सुलझी, वो पहली है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी या हत्या थी। मेरे हिसाब से अजय ब्रह्मात्मज और आप मुझे देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा के राहुल के साथ। सर, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां करोड़ों दिलों पे राज करने वाले अभिनेता अभिनेत्री कहां गुमनामी में खो जाते पता नहीं चलता। क्या उसके जिम्मेदार वो खुद हैं या इंडस्ट्री उन्हें नजरअंदाज कर देती है? इसके जवाब दोनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि एक चक्र है, एक साइकिल चलता रहता है, और आज आप ऊपर हैं, कल को आप फिर नीचे आते हैं। मेरा अपना अध्ययन जो पिछले काफ़ी सारा काम मैं कर रहा हूँ ऐसा, जो अभी सामने नहीं आया है, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री से जीत कर कोई नहीं गया। कोई भी, चाहे राज कपूर जैसी हस्ती हो या और कोई हो, सबको हार स्वीकार करनी पड़ती है और फिर वो निकलता है। हाँ, किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो या कुछ और हो गया हो तो अपनी ऊंचाई से ही छलांग लगा देता है, वो निकल जाता है। और शायद हर फील्ड में ये लगभग ऐसा नियम। एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, ये कोई कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट हाउस नहीं है। सब कुछ इंडिविजुअल टैलेंट पर डिपेंड करता है, आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है आपका। ठीक है, स्पोर्ट्स की तरह, जब तक आप खेल सकते हैं तब तक आप खेलते हैं। सचिन जीवित हैं, हमारे बीच हैं, लेकिन सचिन अब नहीं खेल रहे हैं। एक ज़माने में उनका बोलबाला था। वैसे ही विराट का हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारे सामने। कल को कोई और रहेगा। उसके पहले सुनील साहब थे, सुनील गावस्कर थे और तमाम लोग थे। मैं स्पोर्ट्स का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग समझ लें आसानी से। फिल्मों में भी वैसा ही होता है कि आप एक समय उत्कर्ष पे रहते हैं और उसके बाद फिर नीचे आना शुरू होता है। गुमनामी वाली बात जो है ना, वो पहले ज़्यादा थी, अब कम है। पहले विम्सिकल लोग होते थे, बहुत सारे संवेगों पर, आवेगों पर चलते थे और निवेश करना नहीं जानते थे, पैसों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं रहता था कि ये काम जो कर रहे हैं या जुआ जो खेल रहे हैं, उसकी वजह से उनको ये दिक्कत हो जाएगी या बाद में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। हाँ, किसी को काम नहीं मिल रहा है, कम काम हो गया, तो धीरे धीरे वो गुमनाम हो गया या गायब हो गया, आपके दिमाग से गायब हो गया, स्क्रीन से। हालात बहुतों के ऐसे खराब हो गए कि उनके पास खाने के पैसे नहीं बचते हैं। ऐसे ऐसे हालात भी कुछ कुछ हुए हैं। हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब उसमें मैं किसको दोष दूं? कलाकारों को भी कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते हैं खुद को और लगे रहते हैं जुड़े। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग, आपको भी मिले होंगे, जो 40 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको लगता है कि बस अगली फिल्म मिलेगी और अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ देंगे वो।
हैं ऐसे लोग। आप उन्हें आसपास, कलिंगा के आसपास और तमाम जगहों पे देख सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो एक दिक्कत होती है। दूसरा, अगर आप स्क्रीन पर रहे हैं, आपका नाम धाम रहा है, सब कुछ रहा है, लेकिन एक समय के बाद आपको काम मिलना, आप इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। कभी अपनी चॉइसेस की वजह से हो जाते हैं, कभी अपने काम की वजह से हो जाते हैं, और कभी सारा सिनेरियो चेंज हो चुका रहता है, तो उसकी वजह से हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद को री इन्वेंट कर लेते हैं और प्रासंगिक बने रहते हैं, और अमिताभ बच्चन तो विरले होते हैं। वैसा शायद ही कोई हो पाए आने वाले समय में। अभिनेता या अभिनेत्री के बर्ताव को किस तरीके से आपने बदलते देखा है सक्सेस के साथ साथ उनके? म- मैं जिन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के संपर्क में रहा हूँ, मुझे होता क्या ना, बदलाव क्या है इसको समझ, साइकोलॉजिकली समझने की जरूरत है। और ये सिर्फ अभिनेता अभिनेत्री नहीं, आप अपने दोस्तों के बीच भी देख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के बीच भी देख सकते हैं। किसी को काम मिलने लगेगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा समय अपने काम पर लगाएगा, तो जाहिर सी बात है जब उसने शुरुआत की होगी, उस समय जो लोग उसके दोस्त या परिवार के लोग रहे होंगे, उनको जितना समय देता रहा होगा वो नहीं दे सकेगा। फैक्ट है। कल को आपका काम बढ़ेगा, आप अपने कुलीग को ही उतना समय नहीं दे पाएंगे, परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, उन नाते रिश्तों को नहीं दे पाएंगे। अब इसमें सबकी प्रतिक्रिया रही, देखो बदल गया, मशहूर होने के साथ बदल गया। आप बदले नहीं हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, और प्राथमिकताएं बदल गई हैं तो आपको, आप छोड़ना भी नहीं चाहते उनको, आप चाहते हैं कि वो मिले, लेकिन आपके पास समय नहीं है। और आप इसलिए नहीं बुलाते कि मैं उसको कैसे कह दूंगा कि अब तुम जाओ। और ऐसे समझदार आपके रिश्तेदार, दोस्त भी नहीं है कि अगर आपकी व्यस्तता को देखते हुए मैं कहें कि नहीं मैं चलता हूँ यार। भाई आप एक फिल्म स्टार हैं या फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आपका एक ऑफिस है, आपसे कोई मिलने आया है, मैं पुराना दोस्त हूँ, वहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं वहाँ से उठ जाऊँ, खुद ही चला जाऊँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि नई परिस्थिति में आप वो बहुत सारी बातें मेरे सामने नहीं कर सकते उनके साथ। तो घर परिवार दोस्तों की, आपकी शादी हो गई तो पत्नी को आपके साथ जगह समय चाहिए ना, स्पेस चाहिए, तो कोई ना कोई दोस्त तो दूर होगा। तो ये भी सुना होगा आपने कि शादी के बाद बदल गया। हाँ, तो ये कुछ बदलना नहीं है दरअसल। ये लोग जो ये शिकायतें करते हैं ना, वे कहीं थोड़ी से दिक्कत में हैं, मनोवैज्ञानिक संकट में है। लेकिन उतना ही मशहूर वो भी होता जा रहा है ना, तो फिर आपकी मुलाकात 2 मिनट की भी मुलाकात क्वालिटी मुलाकात होती है, और उसी में सारी बातें हो जाती हैं। मैं तो हमेशा दोस्तों और सबको कहता हूँ जो लोग फ़ोन पर लंबी बात करते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि काम की बात तो सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म होती है। अगर काम की बात नहीं है तो आप घंटों बात कर सकते हैं। काम की बात क्या होगी, जैसे आपने मुझसे पूछा आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, मैंने कह दिया आएंगे नहीं आएंगे, अभी नहीं आ सकते हैं, बात खत्म हो गई ना। और फिर उसके बाद आज क्या खाया है, आज क्या पिया है, मौसम कैसा लग रहा है, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा, तो ये तो बात को बढ़ाना है। मतलब काम की बात जो मैं कम बोलता हूँ उसमें एक फैक्टर ये भी है। बहुत ऐसा हमने सुना है और बहुत जगह आर्टिकल भी हैं, चाहे वो सच है या झूठ है ये नहीं पता, कि गोविंदा जी का जो करियर जो ड्रॉप हुआ, वो शायद लोगों का कहना है, बहुत सारे पत्रकारों ने भी ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल में, कि उनके लेट सेट पे जाने की वजह से और अहंकार की वजह से। कितनी सच्चाई है इन बातों? नहीं, गोविंदा से मेरी मुलाकातें रही हैं, अच्छी मुलाकातें रही हैं, और वैसे समय में भी रही हैं जब उनके पास काम नहीं था, मैं मिलने भी गया था उनसे। और कैरियर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये दिक्कत थी उनके साथ, समय पर नहीं पहुंचना एक समस्या थी उनकी। और लेकिन वो इतना रिपीट हो चुके थे ना, उस तरीके का काम हो चुका था। आप देखेंगे कि फिल्म का कंटेंट भी बदल रहा था, फिल्म के
एक्टिंग का अंदाज बदल रहा था, डांस का अंदाज बदल रहा था। ऋतिक रोशन जैसा डांसर आ गया था आपके सामने और दूसरे लोग उसकी नकल में कोशिश कर रहे थे। तो वो कहीं न कहीं समय के साथ चूकते चले गए और निजी तौर पे तो कहीं न कहीं समस्या थी। और जिन आस्थाओं में चले गए थे, ज्योतिष में चले गए थे, वो उन चीज़ों में उनका बिलीव होने लगा था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उनकी तरफ से भी समस्या थी, सिर्फ इंडस्ट्री की तरफ से समस्या नहीं थी, उनकी तरफ से भी व्यक्तिगत समस्या थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि अगर गोविंदा को काम मिले, तो वे आपको निराश नहीं करेंगे, परफ़ॉर्म करके जाएँगे। हाँ, लेकिन उनको देखना पड़ेगा और या उनको इस गलतफ़हमी से निकलना पड़ेगा कि अभी भी वे हीरो बन सकते हैं और रोमांस कर सकते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सर हिंदी से परहेज बहुत पनपने लगा आजकल। आप भी वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। क्या दिक्कतें आ रही हैं कि हिंदी इंडस्ट्री में काम करके इंग्लिश में स्क्रिप्ट चाहिए, इंग्लिश में सेट पे बातें होंगी, सारी चीज़ें? है ये पंकज इंडस्ट्री। त्रिपाठी जी ने भी इन बातों पे ज़िक्र किया था और भी एक्टर्स ने बात की है। ये होता है और ये अगर इसके सोशियो पॉलिटिकल रीजन खोजने जाएँगे तो बहुत सारे कारण मिल जाएँगे इसके और अस्वाभाविक नहीं है ये है ऐसा। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ आपको और जिसकी वजह से ये लगातार प्रेवलेंट हो रहा है। आपने पुष्पा 2 का ज़िक्र किया, जी। पटना में गए थे ये लोग। हम जानते हैं कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को हिंदी बोलने नहीं आती है, जी। ना? सभी जानते हैं इस बात को। वहाँ उन्होंने 2-2, 3-3 पंक्ति बोली हिंदी, चाहे जैसे भी बोला हो। क्यों बोला? क्या प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर? एक सबसे बड़ी बात जो हम लोग कभी रेखांकित नहीं करते हैं, मैंने कई बार इसका ज़िक्र किया, उत्तर भारत में हिंदी फ़िल्में नहीं चलती हैं। ऑडियंस जो है ना हिंदी सिनेमा का, वो ऑडियंस अंग्रेजी समझता है, वो हिंदी नहीं समझता है। फ़िल्म वो हिंदी में देखेगा, लेकिन फ़िल्म के बारे में जो जानना चाहता है, वह उसको अंग्रेजी में चाहिए। इसलिए कि खुद वो अंग्रेजी भाषी है, खुद उसके व्यवहार में अंग्रेजी है। जिनके व्यवहार में हिंदी है, वो लोग सिनेमा नहीं देखते हैं। तो अगर आप दर्शक नहीं हैं उसके, तो वो क्यों आपसे मुखातिब होगा? क्यों आपकी भाषा में बात करेगा? ये हिंदी वालों को गलतफ़हमी है कि हमारी वजह से हिंदी फ़िल्में चलती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हिंदी फ़िल्मों के बिज़नेस का थोड़ा-सा भी अध्ययन करेंगे, तो आप पाएँगे कि कोई भी फ़िल्म लगभग 35 से 40% सिर्फ़ बम्बई में बिज़नेस करती है। उसके बाद का 15 से 20% वो दिल्ली में करती है। और जिन हिंदी प्रदेशों की बात होती है या जहाँ ये घमंड है, गर्व है या गलतफ़हमी है कि हमारी वजह से हिंदी फ़िल्में चलती है, वहाँ से मुश्किल से 5% कलेक्शन आता है। क्यों कोई बात करेगा आपकी भाषा में? कल को बिहार से, यूपी से कलेक्शन 100 करोड़ की फ़िल्म में 40 करोड़ आने लगे, सब लोग घर पे ट्यूटर रख लेंगे हिंदी सीखने के लिए। क्योंकि उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनको। दर्शक वहाँ है, वहाँ तक जाना पड़ेगा उनको। ये ये बेसिक दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसा होता है। बाकी चूँकि कलाकार और सारे पढ़े-लिखे लोग जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, पहले ज़्यादातर इतने पढ़े-लिखे लोग नहीं आते थे, इतने टैलेंट बाहर से पढ़ के नहीं आते थे। सबने अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई की है। अगर नेपो किड की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, तो इनके साथ तो मजबूरी है कि घर में इनको आई पालती है, नर्सेस पालती हैं या दूसरे इनके स्टाफ रहते हैं, वो सारे कैथोलिक लोग होते हैं, वो सब अंग्रेजी बोलते हैं, बच्चे भी इनके अंग्रेजी बोलते हैं, उनके घर में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज अंग्रेजी है,
बच्चा 8 साल का होता है, अंबानी स्कूल में चला जाता है पढ़ने के लिए, वहाँ की भाषा अंग्रेजी है। उससे बड़ा होता है, वो स्विट्ज़रलैंड चला जाता है, वो अमेरिका चला जाता है, वो यूके चला जाता है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी है। अब वो वहाँ से यहाँ आता है, फिल्मों में काम करना है उसको, तो किसी आनंद मिश्रा को पकड़ता है, वो ट्यूटर हैं वो बहुत अच्छे हिंदी के, कि मुझे हिंदी सिखा दीजिए, 6 महीने में हिंदी सिखा दीजिए। तो हिंदी भी उनको सिर्फ बोलने आता है, लिखने और पढ़ने हिंदी बहुत कम लोगों को आता है। शाहरुख खान लिख पढ़ सकते हैं, अमिताभ बच्चन लिख पढ़ सकते हैं, आमिर खान लिख पढ़ सकते हैं, और ऐसे और थिएटर से आए सारे लोग लिख पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारे, तो ये इस समस्या के जड़ में जाने की जरूरत है। अगर मैं कह रहा हूँ इसका समाधान, सबसे आसान समाधान ये है कि बिहार सरकार, यूपी सरकार थिएटर खोले अपने प्रदेशों में। लेकिन अभी तो थिएटर की स्थिति खराब है, बम्बई के थिएटर में भी लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये सारा, ये ऐसा विशेष सर्कल बन गया है कि बहुत मुश्किल है, नहीं समझ पाएगा। फिल्म का जो प्रमोशन एक्सचेंज चल रहा है आजकल, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ की फिल्मों का प्रमोशन, टीजर लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च जाके साउथ में लोग करते हैं, वहाँ की फिल्मों का यहाँ किया जाता है, यहाँ की फिल्मों में वहाँ के डायरेक्टर को लिए जाते हैं, तो वहाँ की फिल्मों में यहाँ के एक्टर को। ये एक्सचेंज फार्मूला क्या है? क्या एक यूनिटी बनाने के प्रयास में है कि वन इंडस्ट्री, ये प्रयास है क्या? या प्रमोशन एक्सचेंज फार्मूला है कि वहाँ की ऑडियंस इस फिल्म को मिल जाए, यहाँ की ऑडियंस उस फिल्म को मिल जाए? हाँ, ये दोनों बातें हैं। मैंने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, मैं अभी भूल रहा हूँ, दुर्भाग्य की बात है। बेसिकली हम लोग क्या, हमारा ऑडियंस तो बना बनाया, पारंपरिक दर्शक जो है वो तो है ही, लेकिन अब हम लोग एक दूसरे की भाषा में प्रवेश कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर तेलुगु की फिल्म हिंदी में डब हो करके अच्छा बिजनेस कर रही है, तो ये पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। या हिंदी की, अभी अमूमन आप देख रहे होंगे कि 5 लैंग्वेज में तो हर फिल्म आ रही है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 5 लैंग्वेज में आ रही है। थोड़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की, रीच पहुंचाने की बात होती है, तो कभी कभी बांग्ला में आ जाती है, कभी पंजाबी में आ जाती है। एक ज़माने में भोजपुरी में भी आई हैं फिल्में, अंग्रेजी की फिल्में डब हुई हैं भोजपुरी में और गई हैं। तो सारा खेल यही है कि दर्शक को कैसे बढ़ाया जाए, दर्शक किन दर्शकों के बीच पहुंचा जाए तो ये हो जाएगा, उसकी कोशिश में ये हो रहा है, और ये अच्छा हो रहा है एक तरीके से, बहुत अच्छी बात है। और ये तो जितना ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एहसास हुआ है कि वे कितनी गलतफहमी में जी रहे थे। पैन इंडिया होने का दावा करना किसी और वजह से हो गया था, ऐतिहासिक कारणों से, लेकिन अब वो टूट चुका है लगभग। पैन इंडिया कोई भी हो सकता है। ये ठीक है कि हिंदी, चूंकि पूरे देश में हिंदी समझने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए आपको लगता था कि हिंदी ही वर्चस्व की भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो हिंदी में डब हो गए, और जो साउथ कोरिया के डायरेक्टर ने कहा था ना कि सबटाइटल की जो बाधा है, उससे अगर आप निकल जाए ना, तो पूरी दुनिया की फिल्मों का आनंद उठा सकते हैं आप। हम लोगों को आदत नहीं है, अनपढ़ समाज से हम लोग आते हैं, खास करके हिंदी प्रदेश के लोग, जो सचमुच में लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हैं। आप बताइए कि पूरे उत्तर भारत में कितने लोग सबटाइटल पढ़ते होंगे या फिल्म देख पाएंगे सबटाइटल पढ़ के? उनके लिए डबिंग में आना जरूरी है। हाँ, हम शहरों में सबटाइटल के साथ देख लेते हैं, वो भी 1-2 दिनों में नहीं देखा है हमने, उसकी एक ट्रेनिंग हुई है हमारी देखते देखते। कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है आपको कि कैसे देखें सबटाइटल वाली फिल्में, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाते हैं कि आप दृश्य भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, दृश्य भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये है, और इससे फ़ायदा ये अच्छा है, जितना जल्दी सब कुछ घुल मिल जाए वो अच्छा है। मनोज वाजपेयी की फिल्म जब शूल आई थी, उस वक्त आपके मन में विचार आया था कि इस फिल्म का प्रमोशन कानपुर में किया जाए, मीडिया टाइप किए जाए। उस
चीज के बारे में बताइए सर, वो क्या प्लान था आपका, और शायद तभी से ये फिल्म प्रमोशन का जो सिलसिला है दूसरे शहर में जाके शुरू हुआ, ऐसा क्या था? कुछ नहीं, मैं जैसा कि होता है कि सब जगह जब पत्रकार आते हैं उनसे जिम्मेदारी दी जाती है या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्या विशेष कर पाएंगे। तो आपने ये विचार रखा था? मेरे साथ भी था कि आप क्या विशेष करेंगे, इंटरव्यू तो सब कोई करता है, आर्टिकल सब कोई लिखता है, आप क्या विशेष करेंगे। मनोज चुके पुराने जान पहचान के थे, जैसे इरफान जान पहचान के थे, इन लोगों को तब से जानता हूँ जब ये लोग, सत्या भी नहीं आई थी तब से परिचय है मेरा। तो मैंने मनोज के सामने ये विचार रखा, मनोज ने राम गोपाल वर्मा के सामने ये विचार रखा। राम गोपाल वर्मा की आप चाहे जितनी बुराई या शिकायत करें, लेकिन राम गोपाल वर्मा में काफ़ी खूबियाँ हैं, उनमें से यह भी एक खूबी थी। उन्होंने कहा यार तुमको जहाँ ले जाना है ले जाओ, तुम्हारी फिल्म है, तुम जैसे प्रमोट करना चाहो करो। तो तैयार हो गए वो, मनोज तैयार हो गए कि हम कंधे पे रील लेके गए यहाँ से, तब तो रील का ज़माना था ना, जी। हम अपने साथ रील लेके गए थे और फिर रील लेके आए थे वहाँ से, तो वो भी ज़माना था। और वहाँ ऐसा ऐसा तय किया गया और हमने किया, और उसका शुल्क का अच्छा फायदा हुआ उन लोगों को। मतलब शुल्क डबल रोल अधिक, किया आपने, एक हाँ, पत्रकार का भी, एक पीआर का भी। मैं पीआर नहीं कहता हूँ उसको, मैंने बिजनेस बढ़ाने का काम किया था अपने कंपनी का, और एक नई चीज़ हमने खोजी जो अनएक्सप्लोर्ड थी। हाँ, मैंने कभी पीआर के हिसाब से मैंने इस काम को नहीं किया। हाँ, क्योंकि जब ये काम बढ़ने लगा और तब मुझे ऑफर दिया गया था अपने ग्रुप से ही कि तुम कमीशन पे काम कर लो, कि जितने ज़्यादा फिल्म के लोग आएंगे उसका एक खास रकम हम आपको कमीशन में इतना परसेंटेज, मैं बहुत पैसे कमा सकता था उससे। या जब ये चलने लगा तो इंडस्ट्री के लोग ही मुझसे कहते थे यार 10 लाख क्यों आदि खर्च करवा रहे हो, 2 लाख तुम ही ले लो, वही सारी चीज़ें होगी। लेकिन ये कभी मेरे दिमाग में नहीं रहा, और इस ढंग से न तो पैसा कमाना मेरा उद्देश्य रहा, न पीआर मेरा उद्देश्य रहा। मैं कहीं न कहीं अपने दर्शकों का, अपने पाठकों का और इंडस्ट्री सबका भला चाह रहा था, एक समेकित रूप से। तो इसलिए मैंने ऐसा किया था और वो चल गया। चल गया तो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने भी बुलाया था, वहाँ भी मेरी मीटिंग हुई थी कि भाई ये कैसे करते हैं आप। मैं अपने सामान्य ज्ञान के हिसाब से, और मैं भोला तो नहीं कहूँगा भोला हूँ मैं, लेकिन मैंने यूँ ही बता दिया उनको कि ऐसे-ऐसे करता हूँ मैं। फिर उसके बाद आप टाइम्स देखिए कि टाइम्स ने उसको कैसे एक सेगमेंट के तौर पे डेवलप किया, उसके लिए अलग से स्टाफ रखे, और मीडिया नेट चला वहाँ पे। बाकी अखबारों में, हमारी अखबार में मीडिया नेट जैसी नई चीज़ चली, तो उन लोगों ने ज़्यादा डेवलप कर लिया, वो कॉर्पोरेट हाउस थे, उन्होंने उसको ज़्यादा विकसित किया, हमारे यहाँ नहीं। लेकिन अभी ये एक रिश्ता तो बन ही चुका है ना, और हम लोग कॉर्पोरेट रिश्ते से ज़्यादा व्यक्तिगत रिश्तों में यकीन करते रहे, तो हमारे मालिकों का व्यक्तिगत रिश्ता भी बना इन लोगों से। बाद में जागरण ने फिल्म प्रोड्यूस भी किए कुछ, तो ये सारी चीज़ें चलती रही, तो एक अच्छा सिलसिला बन गया। मैं जागरण में रहा तो जागरण में किया, भास्कर में गया तो भास्कर में किया, फिर से जागरण में आया तो जागरण में किया, और अंत अंत तक ये चलता रहा। फिर बाद में अब कैसी स्थिति है नहीं मालूम मुझे, कैसा क्या हो पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि होता है अभी भी बहुत सारी चीज़ें। और तो अब तो मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री तो एकदम एक दूसरे की गलवैयाँ दे के चलती है। सर, इस बात पे आपने भी कहीं जिक्र किया था, और सच्चाई भी है कि ए आर रहमान साहब को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम काम मिलती है। क्या है वजह सर इसके पीछे? नहीं, एक तो महंगे बहुत हैं, हाँ, बहुत महंगे हैं ए आर रहमान। दूसरे उनके काम करने का स्टाइल जो है वो बहुत अपने ज़्यादा तरीके से करते वो रात में काम करते हैं, दिन में काम नहीं करते हैं वो, तो बहुत लोगों के लिए रत जगह हो जाता है यहाँ के हिसाब से। फिर शुरू-शुरू में जब वो आए थे तो मुझे याद है आशा जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो कौन सी फ़िल्म थी? सुभाष घई वाली जो फ़िल्म आई थी बहुत ताल, ताल के लिए इंटरव्यू कर रहा था मैं, आशा जी से मिला। तो उन्होंने कहा यार ये समझ में नहीं आता है। उसने एक ही लाइन मुझसे कहा 10 बार गाओ, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, सब गा लिया मैंने। जब गाना मैंने सुना तो मुझे याद आ रहा था कि ये वाला लफ्ज़ तो मैंने उस वाले में गाया था और ये वाला लफ्ज़ उसमें गाया था। वो कैसे कर लेता है ये? उधर का गाया हुआ इधर मिला दिया, इधर का गाया हुआ उधर। तो उनको डिजिटल चीज़ें कैसी होती हैं, लता ये आशा जी को नहीं मालूम था। तब ये चमत्कार की तरह आया था।
फिर मैं आपको बताऊं कि एक के किसी गाने की रिकॉर्डिंग में था मैं, उसमें पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं, वडाली, वडाली ब्रदर्स हैं, वो लोग आए थे गाना गाने के लिए। तो उनको म्यूजिशियन ने कहा कि वो पिछली बार जो आपने गाया था ना, उसमें थोड़ा ये जोड़ते हुए गाना है। तो वडाली ब्रदर्स जो सिंगर थे, ओरिजिनल सिंगर हैं वो लोग, उन्होंने कहा कि देखो मैं 2 बार एक जैसा नहीं गा सकता, मेरी मौलिकता कहाँ चली जाएगी फिर, 2 बार एक ही जैसा गाऊंगा मैं, फिर तो मैं मशीन हो गया ना। तो मैं जब राग लूंगा, जब सुर लूंगा, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तुम 5 रिकॉर्ड कर लो, उसमें जो तुमको अच्छा लगे रख लो तुम, लेकिन वो कहोगे पिछला वाला रिपीट कीजिए ना। सर कंगना रनौत बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और उनके हर काम में वो मेहनत दिखता है, वो 100% अपना देती हैं। फिर भी क्या कारण है कि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप जा रही है? लोगों का कहना है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा पे फिल्म बनाती हैं ज्यादातर। नहीं, कंटेंट तो उनका मार खाया है, कंटेंट उनका बहुत ही वन साइडेड हो गया है, जी। और जिसकी वजह से दिक्कत आई है। आप देखें जब वो सामान्य किस्म की फिल्में कर रही थी, तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, उन फिल्मों का बिजनेस भी हो रहा था। बल्कि तनु वेट्स मनु 100 करोड़ के ऊपर गई थी। ये अमूल है या क्वीन का ही देख लें, जो बिजनेस हुआ था। हाँ, पॉलिटिकल अलाइनमेंट उनका जो हुआ, उसकी वजह से हमने अभिनेत्री कंगना को खो दिया, कलाकार कंगना को हमने खो दिया है। कलाकार कंगना कब वापस आएंगी, कैसे आएंगी, कहना मुश्किल है अभी, लेकिन ये हुआ है, और ये एक बड़ी वजह है उनकी फिल्मों के फ्लॉप होने का। और फिर इंटरफेरेंस जो हंसल मेहता की फिल्म से शुरू हुआ, कि डायरेक्शन में हिस्सेदारी और स्क्रिप्ट में हिस्सेदारी, और तुम इसमें ये एक अलग पहलू, इसमें मैं बात करना चाहूँगा, ये सवाल आपका नहीं है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है और पहले क्या होता था। कोई भी फिल्म बनती है, फिल्म की सीटिंग्स होती हैं, राज कपूर के ज़माने से लेकर आज तक, या महबूब खान से लेकर आज तक, आप लेखक के साथ बैठते हैं, आप गीतकार के साथ बैठते हैं, बातें होती हैं, निर्देशक का आइडिया होता है, या निर्देशक आपके स्क्रिप्ट से आइडिया लेता है और फिर आगे बढ़ाता है उसको। आप पुरानी फिल्मों का देखें, गौर करेंगे ना, तो शायद ही किसी फिल्म में की कहानी में या गीत में किसी डायरेक्टर का को क्रेडिट होगा, कहीं नहीं होता है, जबकि आइडिया पूरा उसका रहता है। अभी क्या हो गया है, अब नाम लेना तो गलत हो जाएगा, लेकिन मैं कह लूँ ये कि आप गीत में आके 2 शब्द केवल जोड़ देते हैं, ये 2 शब्द डाल दो, और उसकी वजह से आप क्रेडिट लेते पूरे गाने में नाम डाल देते हैं। नहीं, गाने में आप को राइटर हो जाते हैं, को राइटर हो जाते हैं, फिर उसके पैसे भी आपको मिलते हैं, पुरस्कार में भी आप जाके खड़े हो जाते हैं। ये हो रहा है। ऐसे ही कहानी में आप एक निर्देशक हैं, आपने, मैं राइटर हूँ आपका, आपने कहा कि अजय आपको, मैं सोच रहा हूँ एक ऐसे विषय पे एक फिल्म बनाई जाए, आपने आइडिया दिया, हमने कहा ठीक है करते हैं। मैंने रिसर्च किया, खोजबीन की, स्क्रिप्ट तैयार की, कहानी तैयार की, आपको दिया, और क्रेडिट स्टोरी राइटर आप हो गए, और बाद में आप झगड़ा कर रहे हैं कि आइडिया तो हमने दिया था ना। अरे आइडिया आपने दिया था, सारी मेहनत तो उस बेचारे लेखक ने की ना। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मैं बगैर आपके सवाल के, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको, और एक बार यश चोपड़ा से बात हो रही थी हमारी। अब दिक्कत है कि बहुत सारे ऐसे, ये नेम ड्रॉपिंग नहीं है, मतलब मैं सिर्फ साक्ष्य के लिए ऐसा कह रहा हूँ। जी। मैंने ऐसे ही कहा कि आजकल लोग फिल्मों की कहानी नहीं बताते हैं, जबकि मुझे अपना किशोरावस्था याद है कि जो मैगजीन्स आती थी, रंगभूमि और इस ढंग की, तो उसमें पूरी पूरी कहानी फिल्म रिलीज होने के पहले छप जाती थी, लड़का लड़की लड़का लड़की करके सारा वो डाल देते थे, तो 10 पेज में 20 पेज में सारी कहानी, पूरी की स्क्रिप्ट छप जाती थी, बावजूद इसके हम फिल्म देखने जाते थे।
अब वो कहते हैं नहीं कहानी नहीं बता सकते, एक्टर भी कहता है नहीं मैं बता नहीं सकता। तो यश जी ने कहा कि दिक्कत ये है कि एक तो उनके पास कहानी नहीं होती है, आपको बताएंगे क्या, कहानी हो तो घटनाएं होंगे, अब सारा ट्रीटमेंट का खेल है, सारा वीएफएक्स का खेल है, वो आपको कैसे बता सकते हैं। दूसरी दिक्कत उन्होंने कही कि अब ज़्यादातर डायरेक्टर खुद ही राइटर हैं। सेट पे लिखते हैं। हाँ, सेट पर नहीं लिखना, वो खुद ही लिखते हैं, अपनी कहानियों पर फिल्म बनाते हैं। पहले क्या था कि आप दूसरे लेखकों, स्टोरी सिटिंग रूम होता था, आजकल ओटीटी में होता है, वो राइटर्स रूम होता है आजकल, लेकिन फिल्मों की कहानी में कोई राइटर्स रूम नहीं होता। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये सारा समस्या हो रहा है। एक पहेली अभी तक नहीं सुलझी, वो पहेली है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी या हत्या थी। इस पे आपका जो तजुर्बा रहा है, आपकी मुलाकात भी बहुत बार हुई होगी, आपका क्या नजरिया है इस पहेली पे? मेरे हिसाब से आत्महत्या है वो, मैंने इस पर कई बार लिखा भी है कि आत्महत्या है वो। और न सिर्फ सुशांत के साथ तो हो चुका, लेकिन बाकी नए कलाकार जो आते हैं नॉर्थ से, खास करके जिनका फिल्म बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास एक इमोशनल एंकर हो, ऐसा कोई हो जिसके कंधे पर सिर रख के आप अपने मन की बात कह सकें, चाहे वो रो किसी सकें, भी रूप में हो। किसी भी रूप में रो सकें, आप अपनी बात कह सकें, अपनी भावनाएं शेयर कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए मुश्किल होगी। कार्तिक के साथ पिछले दिनों में जो हुआ दोस्ताना के बाद, बहुत चर्चे में रहा हुआ विषय। हाँ, तो कोई भी दूसरा टूट जाता है, क्यों नहीं टूटा कार्तिक? फैमिली के साथ यहाँ पे हुआ। फैमिली है, माँ है, बाप है, दोस्त हैं उसके, जिन्होंने संभाला उसको। नहीं तो आपने तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ तुम। आप उसी के साथ फिर दोबारा काम कर रहे हैं, बुला के काम कर रहे हैं। सुशांत को ये मौका नहीं मिल पाया। सुशांत के साथ सही कहा आपने, मेरी काफी अच्छी बात है। फिर कुछ कॉम्प्लेक्सेस में भी थे सुशांत, फिर उनकी निधन के बाद बहुत सारी बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर कभी कोई लंबा सीरियसली लिख रहा हो तब ये बातें हो, नहीं तो फिर वो गॉसिप का हिस्सा बन जी जाता जी है। जी। तो बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कि वो बहुत आत्म केंद्रित और असुरक्षित और डरे हुए थे, जिसमें उन्होंने आत्महत्या की और उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मेरा यही मानना है उनके बारे में। अगर आप अपनी पहचान छिपाते हैं ना, तो बहुत बड़ा संकट है आपके साथ। या आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के हैं और आप अपने रूट्स को ही निगेट कर दें, तो बहुत बड़ी समस्या आपकी जिंदगी में आने वाली है। वो किसी भी रूप में जाहिर हो सकती है, आत्महत्या उसका एक रूप है। तो सुशांत में ये सारी दिक्कतें भी थी। आपकी लेखनी में सर, या कभी आपने कोई आर्टिकल लिखा हो या कभी रिव्यू लिखा हो, किसी भी चीजों से कोई निर्देशक या एक्टर कभी आहत हुए हों और आपको बोले हों क्या कर दिया आपने अजय जी, ऐसा कभी हुआ सर? ऐसा होता रहा है, वो अचानक से फ़ोन बंद हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है, उससे समझ में आ जाता है। लेकिन ऐसा कोई, मैं बहुत हिंसक नहीं हूँ लिखने में, बहुत आक्रामक नहीं हूँ मैं लिखने में, और ना ही मैं बहुत, जैसा मैंने शुरू में कहा कि गॉसिप में यकीन करता हूँ कि कुछ रिवील कर दिया हमने। लेकिन सच भी बहुत लोगों को पसंद नहीं हाँ, आता। सच पसंद नहीं आता है, कई सारे लोग हैं ऐसे जो दुखी हो जाते हैं, और अ, कह लें कि मैं ईमानदारी के घमंड में रहता हूँ मैं, तो वो उस घमंड की वजह से मैं परवाह नहीं करता। सच सच में कड़वा होता है और लोग आपसे आहत हुए होंगे, आपकी सच्चाई जो आपकी लेखनी में दिखती है, चाहे वो रिव्यू हो या आर्टिकल हो। ये होता है, और कई बार हुआ है। एक बार एक बड़े निर्माता ने मुझसे कहा कि रिव्यू के अंदर आप जो भी लिखना है लिख दीजिएगा, स्टार हमें 3 के ऊपर दीजिएगा।
तो अभी ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इस तरीके की चीज़ें पहले होती थी, या अब तो नहीं होता, अब तो मैं वैसे भी सीन में नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो नहीं आइडिया लोगों को क्या अच्छा या बुरा लगता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिव्यू करते समय मैं बहुत हिंसक, आक्रामक वगैरह होके बातें नहीं करता हूँ, ना किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ मैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आहत होने में, जैसे शाहरुख से जो मेरी बात बंद हुई थी, वे आहत ही हुए थे किसी बात से, जिसकी वजह से उन्होंने 4-5 साल तक बात नहीं की थी। बाद में फिर बात की तो उस बात को भी याद रखा उन्होंने कि क्यों हमने बात बंद की थी। लेकिन फिर ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। उनकी ज़िंदगी में इन चीज़ों का इतना महत्व नहीं है। हमारे लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा हुआ। उनके जीवन में ऐसे कितने सैकड़ों बातें हुई होंगी। तो एक बड़े स्टार के लिए ये सब बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। लेकिन होता है, लोग दुखी ज़रूर होते हैं, और सबको खुश नहीं रख सकते आप। सबको खुश नहीं रख सकते, और रखना भी नहीं चाहिए। क्यों आप खुश रखें सबको? सबको और खुश रखने के चक्कर में हम दुखी हो जाएंगे। वो हो जाएंगे। दूसरा, हम तो कहते हैं मेरा तो लेना एक न देना दो, तो मेरा तो कोई एहसास आपका भी नहीं पड़ता है। जब मैं नौकरी करता था तब भी अपने रिव्यू में मैं अपने हिसाब से चलता था। हाँ, इंटरव्यू के लिए मुझे भी भागना पड़ता था, वो संबंध बनाए रखने पड़ते थे, वो सारी बातें होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे कहने के तरीके हैं ना, मैं कह दूं कि अभी जो फिल्म लगी है इस हफ्ते, वो बहुत बुरी फिल्म है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये उतनी अच्छी फिल्म नहीं है। फर्क पड़ गया ना दोनों के भाव में। लेकिन बात तो मेरी रह गई ना, मैंने अच्छा तो नहीं कहा आपको। तो ये फर्क पड़ता है, और वो तभी आता है जब अगर बस एक अनुभव हो और आपके पास भाषा हो। तो आपके पास भाषा होगी तो आप अपने को 25 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, और क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी को। जी। सबसे आखिरी में सर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, उनके साथ के सबसे बेस्ट इंटरव्यू कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और उस इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चली मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं दर्शकों से उनके बारे में, जो दर्शक नहीं जानते हैं। सबसे पहले सर अमिताभ बच्चन, उनके साथ का सबसे बेस्ट इंटरव्यू कैसा रहा? और कुछ ऐसी चीज़ें जो दर्शक नहीं जानते उनके बारे में? अमित जी से तो बहुत सारे मैंने इंटरव्यू किए हैं, लेकिन एक इंटरव्यू जिसमें अमिताभ बच्चन नहीं थे, वे पुत्र अमिताभ बच्चन थे उस दिन। और यह मैंने आग्रह किया था, गैर फिल्मी इंटरव्यू था वो उनके पिताजी पर था, हरिवंश राय बच्चन को लेके था। और मैं साहित्य का छात्र रहा हूँ, तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ उन चीज़ों को। उस इंटरव्यू के लिए अमित जी ने मुझे प्रतीक्षा में बुलाया था। अमूल्य जनक में सारा काम करते हैं आजकल, उसके पहले जलसा में करते थे। तो इन तीनों जगह मैं जाता आता रहा हूँ मैं, लेकिन उस खास इंटरव्यू के लिए प्रतीक्षा में बुलाया था। और प्रतीक्षा, आप लोग अंदर नहीं गए होंगे, अंदर में एक बहुत बड़ा लॉन है उनके, बाहर की तरफ। अंदर सारे कमरे जहाँ ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद लॉन है। तो हम लोग बरामदे में बैठ करके, जैसे पुराने घरों में एक गलियारा होता था, ओसारा जिसको कहते हैं ना, ओसारे में बैठे हुए थे हम, और सामने मैदान था। उस दिन मैंने देखा बच्चन जी को, बिल्कुल अलग बच्चन जी थे, और अपने पिताजी को और उन्होंने कहा भी था कि लोग मुझे भूल जाएंगे, पिताजी को याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने रचा है। और वो काफ़ी लंबा इंटरव्यू था। मुझे खुशी है कि वो इंटरव्यू बच्चन जी को भी अच्छा लगा खुद। तब उन्होंने शेयर किया था ब्लॉग पे उसको, उस इंटरव्यू को। और इसलिए कि गैर फिल्मी इंटरव्यू है, अखबार में ब्रॉडशीट वो 2 पेज में छपा था इंटरव्यू, इतना लंबा इंटरव्यू था। और मेरे ब्लॉग पे चवन्नी पे है वो इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले इंटरव्यू में से एक है वो। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक मैं याद करूँगा बच्चन जी के साथ, कि मैं इंटरव्यू कर रहा था, और मेरे पास बड़ा माइक था और बड़ा रिकॉर्डर था। तब मैं रेडियो सिटी वालों ने मुझे दे दिया था वो बड़ा रिकॉर्डर, रेडियो सिटी भी जागरण का है। तो उन्होंने कहा था कि एक ही इंटरव्यू आप प्रिंट में देते हैं, उसको रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा, हम चला लेंगे। तो उसका माइक वो एक जैसे होता है आजकल, वो बड़े माइक था।
और मुझे फ्रोजन शोल्डर हो रखा था, तो मैं ऐसे हाथ रख नहीं सकता था ज़्यादा देर, तो मैंने ये रखा हुआ था और फिर हाथ दर्द करने लगा तो मैंने अपना हाथ यहाँ नीचे केहनी के नीचे रखा के ताकि मैं हिले नहीं, उनके मुंह के पास रहे। समहाउ रियलाइज़ कर लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि आप माइक मुझे दे दीजिए, और माइक अपने हाथ में दे दिया उन्होंने। तो जो ये बड़े लोग हैं ना, मतलब मुझे एक दोस्त ने कहा था कि उसने हेलो सिर्फ कहा बच्चन जी को, बच्चन जी ने कहा कि आपको दमा है, आप अपना इलाज करवाइए। इतनी परख। सिर्फ हेलो कहने पर। आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा ऐसे बात, आमिर से बहुत अच्छी दोस्ती रही है हमारी। आमिर ने कहा अजय जी आप जानते हैं जब ऐसे फैंस को लेकर बात हो रही थी कि इतने सारे फैंस होते हैं, चिढ़ होती होती, गुस्सा होता होगा, कहे नहीं ऐसा होता नहीं है, हम लोग खुश रहते हैं। लेकिन जब भी कोई हमसे हाथ मिलाता है ना, मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरा दुश्मन फैन है कि दोस्त फैन है। हाथ मिलाने के अंदाज से मैं पकड़ लेता हूँ कि इसके अंदर निगेटिविटी है मुझे लेकर या पॉजिटिविटी है। अब ये लंबे अनुभव से सारी चीजें आती होंगी ना, या ऐश्वर्या राय के साथ जो हुआ, जो गुफ्तगू में जिक्र किया है मैंने, जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, कोई अभिनेत्री ऐसा थोड़ी व्यवहार करेगी। ये होता है, और फिर आपके पर्सनल बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा व्यवहार उन लोगों के साथ रहा है। जैसे मैं, बहुत साधारण सी बात है, ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बातचीत में भी मैंने कभी आज तक किसी भी कलाकार के लिए नहीं कहा जैकी आ गया क्या, गोविंदा आ गया क्या। और मैं अपने साथ के काम करने वालों को भी मैंने मना किया कि कभी भी थर्ड पर्सन में इस तरीके से न बात करें, हमेशा उसके साथ प्रथम पुरुष में बात करें, तृतीय पुरुष में बात ना करें। ये व्याकरण की बात होती है। वो आपके दोस्त नहीं है और कंट्रीब्यूशन आपसे बहुत ज्यादा है उनका, तो आप परोक्ष में भी बात कर रहे हैं ना, तो गोविंदा के लिए आदर सूचक वाक्यों का प्रयोग करें। और ये जब आप करेंगे ना, तो फिर जब आप इंटरव्यू कर रहे होंगे ना, उसमें एक अलग किस्म की पॉजिटिविटी आ जाएगी। हम लोग, आप लोग, तमाम लोग आजकल ये आ गया क्या रे, आ गया क्या रे, बोलते हैं ऐसे। एक्टर आया क्या रे, एक्टर का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो ये स्थिति आ गई है। जब ये स्थिति आएगी तो आप बातचीत करेंगे तो वो तो बैक ऑफ द माइंड में काम कर रहा है आपके ना। मैं हमेशा सबसे आप कह के बात करता हूँ। मुझसे जूनियर जो आर्टिस्ट है उनसे भी आप कह के बात करता हूँ। मैं बहुत इंटीमेट है को तो मैं तुम भले ही बोल दूँ। मैं तो अपने कलीग को भी, जो हमारे छात्र अमित को भी, आज तक मैंने तुम नहीं कहा है। तो ये आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि कैसे आप बात करते हैं। शाहरुख खान के साथ कोई एक इंटरव्यू आप साझा करना चाहेंगे जो सबसे बेहतरीन रहा हो? शाहरुख के साथ तो कई सारे इंटरव्यू हैं ऐसे, और लंबे लंबे इंटरव्यू हैं। शाहरुख के साथ सबसे अच्छी बात है कि वे आपकी भाषा समझते हैं हिंदी में। उनसे सवाल पूछने के लिए आपको अंग्रेजी में फॉर्म नहीं करना पड़ता, या अंग्रेजी को हिंदी नहीं करना पड़ता। तो आप जिस भाषा में बात करें उस भाषा में वो बात करते हैं और अच्छी बातचीत करते हैं। उनकी खूबियों में मैं बताऊं तो वो जैसा इंटरव्यू आप चाहते हैं वैसा इंटरव्यू दे सकते हैं आपको। आपको खूब मजाहिया इंटरव्यू चाहिए तो हम हंसी मजाक करते हुए इंटरव्यू देंगे। आपको बहुत सीरियस इंटरव्यू चाहिए तो वो भी दे सकते हैं वो। और एक ही आदमी में ये सारी क्वालिटी है। तो ये है। और उनके घर पर, उनकी लाइब्रेरी में बैठ के बहुत सारी बातें हुई हैं। फिर हाँ, उनके साथ भी मेरी टांग टूट गई थी, और जब उनकी रईस आई थी ना, जी। रिलीज हो रही थी, तो अमूमन एक्टर वैनिटी में बैठा रहता है, हम पत्रकार एक एक करके वैनिटी में जाते हैं। मैं आया था, मैं बैठा हुआ था, उनको पता चल गया था कि आ गया हूँ मैं, और ये भी जानकारी मिल गई थी कि उनको बस में चढ़ने में दिक्कत होगी वैनिटी में, क्योंकि वो मैं एक वो उस टांग टूटने के बाद जो इलाज होने के बाद एक कुछ लगाना पड़ता है, उसका एक अलग नाम होता है। जी। हाँ, वो लगाया हुआ था मैंने। तो बाहर निकल के आए वो वैनिटी से, और नीचे बैठ करके हमने इंटरव्यू किया, और उसका फ़ायदा कई सारे हिंदी पत्रकारों को हो गया
जिनको इंटरव्यू वैसे एक्सक्लूसिव नहीं मिला, वो सब मेरे आगे पीछे आके खड़े हो गए, सुन रहे थे। सब सुन रहे थे, रिकॉर्ड भी किया उन लोगों ने। लेकिन इस बात का उन्होंने बुरा नहीं माना। अब बाहर बैठे हुए तो आप कैसे किसी को कि नहीं नहीं इनके पीछे खड़े मत हो, ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये व्यवहार है। या अब भी जब भी कहीं मिल जाते हैं, उस 5 साल बात न करने के बावजूद अभी भी कहीं मिलते हैं तो सामने से आके प्यार से मिलना, और या नज़र पड़ जाए, सबके साथ है, नज़र पड़ जाए तो हाई-फाई गए हुए हैं, अभिषेक बच्चन ने दूर से देख लिया, अरे अजय जी आप भी आए हुए हैं। तो मेरे अंदर कभी ये भाव नहीं रहा कि मैं, वो देखो कितने सिक्योर होके, और 4-5 आदमी उनके साथ चल रहा है, मैं यहाँ भीड़ में खड़ा हूँ, लाइन में खड़ा। हम सबकी अपनी मर्यादाएँ हैं ना, हमारा अपना काम अलग तरह का है। हम 5 स्टार होटल में जाके बात करते हैं, हम उनके घरों में जाके बात करते हैं, उनके साथ बराबर बैठे रहते हैं, हम वो बातें करते हैं। लेकिन जब हम जेडब्ल्यू मैरियट से बाहर निकलते हैं, तो बाहर या तो ऑटो में बैठ जाते हैं बाद के दिनों में, नहीं तो पहले तो बस में बैठ के आते थे ना। और आपके दिमाग में ये कहीं से भी घुस गया कि यार मुझसे तो कम जानता है ये, और इतने पैसे कमा रहा है, ये है, तो फिर आपके इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें आ जाएगी। सलमान खान को किस तरीके से आपने बदलते देखा है? कुछ ऐसा इंटरव्यू, बेस्ट इंटरव्यू कोई ऐसा रहा हो? सलमान में बदलाव नहीं आया है, सलमान तो जैसे थे वैसे ही हैं। सलमान हमेशा मोनोलॉग वाले आदमी रहे हैं वो, और मोनोसिलेबल वाले भी, जो अजय देवगन के बारे में आप अभी ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो वैसे ही कम बोलना। दूसरे सलमान की जो मेरा ऑब्जर्वेशन अब मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं है, तो उनके पास शब्दों की भी दिक्कत है, उनके पास एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रेजेस नहीं हैं, तो बहुत ही कम शब्दों में वे वैसे बात करते हैं जिससे काम चल जाए। और सिर्फ आपके साथ नहीं है, दोस्तों के साथ भी उनका ऐसा ही है, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं, और लंबी बातें करेंगे तो फिर उसमें गाली गलौज आएगा, स्लैंग आएंगे, इस तरीके की भाषा आएगी जो पत्रकारों के साथ नहीं कर सकते वो। जैसे एक बार कभी अपनी थकान को लेके उन्होंने जो बात कह दी थी, जो कभी चर्चा का विषय बना था, तो इस तरह की भाषा इसलिए आती है कि आप पढ़े लिखे नहीं है उस तरीके से, और उसके लिए अलग से मेहनत नहीं की आपने, ट्रेनिंग नहीं ली, तो ये दिक्कत है। बाकी दिल के वो भी उतने ही साफ आदमी हैं। उनकी बुराइयां जो हैं, उनके साथ जो गलतियां हुई हैं, लापरवाहियां जो हुई हैं, वो सब अपनी जगह, उन पर मुकदमे भी चल रहे हैं, केस भी चल रहे हैं, उसका फैसला आएगा देर से देर। ये बात तो मान के चलिए ना कि देश में जो नए राजा, नए कुलक जो हैं, वो फिल्म स्टार हैं, उनको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, उनके हिसाब से सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हो जाती हैं, आप क्या कर सकते हैं। वे 2 शादियां कर सकते हैं, वे 2 प्रेम कर सकते हैं, वे ओवरनाइट स्टैंड ले सकते हैं। हम, आप मिडिल क्लास के लोग नहीं कर सकते ऐसा। हम करेंगे तो हमारा पड़ोसी मार देगा हमें। तो ये है कुछ चीज़ें जो उनको सुविधा मिली हुई है, तो वे करते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर मतलब आपके ऑफ इंटरव्यू के बात करूँगा कि आप नई पीढ़ी के कलाकारों को देखिए, जिस तरीके का जीवन वे जी रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे जी रहे हैं। पहले तो कैसा था, दिलीप कुमार के यहाँ मधुबाला से प्रेम टूट गया, दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई। बात की बात तो छोड़ दीजिए, आजकल वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तलाक होने के बावजूद आपकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई है, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए हैं, दोनों मिलके पार्टी कर रहे हैं। आप इसको लाख अमर्यादित बात कहें, मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ। इतना खुलापन तो आया संबंधों में। अभी अमृता सिंह जाके सैफ से मिली ना, इसको अप्रिसिएट करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि सारे पुराने घाव जिंदा हो गए होंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग, हमारे यहाँ तो तलाक हो जाए तो बगैर गालियां को कुछ निकल ही नहीं सकता। आप किरण और आमिर को देखिए किस तरीके से काम कर रहे हैं तलाक के बाद। कहीं से भी लगता है कि दोनों पार्टनर नहीं है सार्वजनिक जीवन में। तो ये परिभाषाएं बदल रही हैं, संबंध क्या होते हैं, तलाक क्या होता है, प्रेम क्या होता है, शादी क्या होती है, ये सारे, और ये टूट रहे, दूसरी जगह भी टूट रहे हैं। अगर आप बॉम्बे के जीवन में जाके देखें
तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घट रहा है। अब पिछले दिनों एक बहुत मशहूर लेखिका हैं उषा प्रियमवदा, हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। तो ये जो आदर्श हैं, रिश्ते हैं, संबंध हैं, इसको सिर्फ पर्दे पर ही ना देखिए, पर्दे के बाहर भी देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग निजी ज़िंदगी में कैसे व्यवहार करते हैं, या जितना चैरिटी का काम करते हैं, जिस तरीके से कई सारे कलाकार ऐसे हैं जिनसे मैंने दूसरों के लिए चैरिटी करवाई है, लाखों की चैरिटी करवाई है, इंडिविजुअली लाखों की मदद की है उन्होंने दूसरों की। तो ये सब भी इनका एक पक्ष है जो हाईलाइट होके नहीं आता है। तो यही सारी बातें हैं। बाकी ये है कि यहाँ फिल्मी चर्चा पर आकर के मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत विस्तार से और अलग अलग किस्म के सवालों से, मैंने कहूँगा, घेरने की कोशिश की। हम लोग संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय निकालने के लिए। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे लगे होंगे सर। नहीं, बिल्कुल। थैंक यू सो वैसे मच सर। बढ़ते रहें आगे। जी, धन्यवाद।